अगर कोई हरामजादा आपकी मांग का सिंदूर नोच ले, अगर कोई कमीने आपके पति के गले में रस्सी का फंदा डालकर किसी पेड़ पर लटका दे, अगर कोई कुत्ता मिस्टर रघुनाथ की लाश बिछा दे, अगर कोई जलील आपकी मांग में खाक उड़ा दे, तो क्या आपको आपके विकास को ये हक नहीं है कि वह उस कंपनी को जी भर कर गालियाँ दे? बोलो रैनामा, जवाब दो डगलस को। जरूर है, वही काम आपके विकास ने किया है। बको मत, ये झूठ नहीं है रैनामा, ये सच है। आपकी कोख में जन्मे उसी लाल ने जिसके गीत ये बेरहम दुनिया गाया करती है, उसी विकास ने मेरे पिता को एक पेड़ पर लटका दिया, मेरी माँ की मांग में खाक उड़ा दी, उसी विधवा बना दिया। बोलो माँ, बोलो कि क्या तेरे लाडले ने कोई महानु काम किया था? सारे जहां से ऊंचा, दिल के साथ दिमाग को भी हिला देने वाली एक सनसनीखेज कहानी। चलिए आज हम जानते हैं सारे जहां से ऊंचा एक सनसनीखेज कहानी की चित्रण। मास्टर, हाँ अब क्या किया जाए? एक पल के लिए खामोशी, फिर अफलासों की आवाज। तुम्हारा क्या ख्याल है आशा? कुछ नहीं हो सकता, यह टंकी हमारे लिए जल समाधि साबित होगी। बड़ी तेजी से बौखलाहट भरे अंदाज में उन तीनों ने ये चंद वाक्य बोले थे, फिर वे खुद को उस पानी से बचाने की असफल चेष्टा करने लगे जो बेहद मोटे मोटे पाइपों से निकलकर टंकी में गिर रहा था। ठीक इस तरह ही जैसे बहुत से ट्यूबवेलों का संबंध उस टंकी से जोड़ दिया गया हो। वे पानी में से पूरी तरह भीग चुके थे। 3 गज व्यास वाली इस 10 गज ऊंची गोल स्टील की टंकी में कैद थे वो। टंकी के फर्श से कोई 5 गज ऊपर टंकी की दीवारों से 5 पाइप झांक रहे थे। पाइपों के अंदर से पानी की 5 मोटी मोटी धारों टंकी में गिर रही थी। अल्फासे, अंगारा और आशा फर्श पर खड़े खुद को टंकी की गोल दीवारों से चिपकाए पाइपों से बरसाने वाले पानी से बचने का प्रयास कर रहे थे। टंकी का फर्श पानी में डूब चुका था। उनकी टांगों का घुटनों से नीचे का भाग पानी के अंदर था। चारों तरफ से बंद स्टील की इस गोल टंकी में वे टंकी की छत से फर्श पर गिरे थे। टंकी की दीवारों बेहद चमकदार थी और दीवारों की उसी चमक की रोशनी में वो एक दूसरे को स्पष्ट देख सकते थे। टंकी में बराबर पानी के गिरने की जोरदार आवाज गूंज रही थी। साथ ही बड़ी तेजी से पानी का लेवल ऊंचा होता जा रहा था। पानी उनके घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहे थे, मगर इस टंकी से निकलने की कोई भी तरकीब उनके जहन में नहीं आ रही थी। सोचो फ्रेंड्स, एक बार पूर्ण टंकी में जैकी की आवाज गूंजी। जल्दी से सोचो कि तुम्हें इस टंकी से बाहर कैसे निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि 30 मिनट में यह टंकी पानी से लबालब भर जाएगी और उसके बाद तुम्हारा संपूर्ण जिस्म पानी के अंदर होगा। सोचो कि बिना सांस लिए तुम कितनी देर तक जीवित रह सकोगे। जैकी अजीब से आवेश में अल्फासो चीख पड़ा। जैकी की शांत एवं व्यंग भरी आवाज, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ माँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपने और अपने उन साथियों के बारे में सोचो दोस्त, जिनकी मदद से तुमने मेरी कोठी को जलाकर राख कर दिया। मुझसे बदला लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस टंकी से निकलना है। अल्फासो ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर बिना कुछ कहे ही बंद कर लिया। होठ सख्ती के साथ कस लिए। उसने जबड़े भींचते चले गए। जबड़ों की मसल्स बार बार फूल और पिचक रही थी। चेहरा पत्थर के समान कठोर हो गया था उसका, जबकि हा 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 जैकी का जबरदस्त कहा सारी टंकी में गूंज उठा। अंगारा बदहवास, भयभीत और सहमा हुआ सा नजर आने लगा। आशा के चेहरे पर भी निराशा के चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते थे, जबकि अल्फासो के चेहरे पर मौजूद कठोरता बढ़ती ही चली जा रही थी। काफी देर तक टंकी में जैकी का कहा गूंजता रहा, फिर स्वयं ही शांत हो गया। टंकी में अगर कोई आवाज गूंज रही थी तो वह उस पानी की थी जो पाइपों से निकलकर टंकी के फर्श पर भरे पानी में गिर रहा था। जबरदस्त घड़घड़ाहट की आवाज, पानी में झाग उठ रहे थे। जाने क्यों
अल्फासे रह रहकर अपनी कलाई पर बंधी वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच में समय देख रहा था, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे उसे किसी की प्रतीक्षा हो। ज्यो ज्यो रिस्ट वॉच की सुइयां आगे बढ़ रही थी, त्यों त्यों पानी का लेवल ऊंचा होता जा रहा था। 7 मिनट में टंकी के फर्श से 4 गज ऊपर तक पानी भर गया था। अब वे फर्श पर सीधे खड़े रहने की स्थिति में नहीं थे। सीधे खड़े रहने का अर्थ था अपने सारे शरीर को पानी में डुबाए रखना, और उसी स्थिति से बचने के लिए अब वे टंकी में भरे पानी की ऊपरी सतह पर तैर रहे थे। पाइपों से गिरने वाला पानी जब उनकी पीठ से टकराता तो वे टंकी में भरे पानी के अंदर समा जाते। किसी मछली के समान तैरकर वे पूर्ण पानी की सतह पर उभरते। जिन 5 पाइपों से पानी निकल रहा था, अब वे पानी की ऊपरी सतह से केवल 1 गज ऊपर थे। सबसे पहले सतह पर तैरते हुए अल्फासो ने हाथ उठाकर बढ़ाकर एक पाइप की बाड़ी पकड़ी, और फिर अगले ही पल वह स्टील के उस मोटे पाइप के ऊपर बैठा था। आशा और अंगारा ने भी उसी का अनुसरण किया। वे भी अलग अलग पाइपों पर बैठे हाँफ रहे थे। पाइप पर बैठा अल्फासे बड़ी दिलचस्प निगाहों से पानी के बढ़ते हुए लेवल को देख रहा था। फूली हुई सांस को नियंत्रित करने की असफल चेष्टा करता हुआ अंगारा बोला, इन पाइपों से इसी तरह पानी निकलता रहेगा मास्टर। कुछ ही देर बाद ये पाइप भी पानी में डूब जाएगा जिन पर हम बैठे हैं। सतह ऊपर उठती रहेगी, पानी की सतह के साथ साथ हम भी ऊपर उठते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जबकि पानी की सतह छत के स्पर्श कर लेगी। उसी वक्त टंकी में सांस लेने के लिए बिल्कुल हवा नहीं होगी। हमारी स्थिति पानी से भरे किसी ऐसे गिलास में फंसे चूहे जैसी होगी जिसे ऊपर से भी कवर कर दिया गया हो। हम मछली नहीं हैं मास्टर जो पानी से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे। पानी से लबालब भरी इस टंकी में हम। पाइप पानी में डूबने लगे और अपनी रिस्ट वॉच में समय देखता हुआ अल्फांसो बोला। आशा ने पूछा, तो यह टंकी 10 गज ऊंची है और यह पाइप टंकी के ठीक बीच में है। अल्फांसो बोलता ही चला गया। जैकी का कहना है कि टंकी 30 मिनट में पानी से पूरी तरह भर जाएगी, मगर अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और टंकी आधी भर चुकी है। अंगारा कह उठा, मतलब ये कि टंकी केवल 20 मिनट में भर जाएगी। हमारी मृत्यु 10 मिनट पहले ही हो जाएगी। आशा का निराशा में डूबा स्वर, नहीं, अजीब सी ढूंढता एक एवं सख्ती के साथ अल्फासो कह उठा, टंकी 30 मिनट में ही भरेगी। आधी 10 मिनट में भरी है और शेष आधी 20 मिनट में भरेगी। इसका क्या मतलब? सीधा सा अर्थ है कि जब ये पाइप पानी में डूब जाएंगे तो इनसे निकलने वाले पानी का वेग और दबाव आधा रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टंकी में भरा पानी पाइपों से निकलने वाले पानी के वेग और दबाव का विरोध करेगा। मगर इससे हमें क्या लाभ होगा? टंकी में भरा यह पानी टंकी से बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा। कैसे? कोई जवाब नहीं दिया अल्फासो ने, मगर हाँ, उसकी आंखों में चमक जरूर थी, और जो पाइप पानी में डूबते जा रहे थे त्यों आंखों की चमक ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। हुआ यूं कि बीच समुद्र में तैरती एक बोतल मिली। हालांकि इस बोतल पर सबसे पहले जिस व्यक्ति की नजर पड़ी उसका नाम था रिचर्ड, परंतु वह एक अमेरिकी जहाज पर यात्रा कर रहा था। जहाज का नाम था A9U। तो A9 पर बहुत से यात्री यात्रा कर रहे थे, परंतु उस बोतल को प्राप्त करने में जिसने प्राण गंवाए वह आंद्रे नामक एक प्रसिद्ध रूसी तैराक था। अकेले उसके प्रयास से भी बोतल A9 तक नहीं पहुंच सकी थी। वह एक चीनी लड़की थी जिसके सहयोग से बोतल शिप के कैप्टन नॉर्मन और हार्डी तक पहुंची। बोतल में किसी के खून से लिखे कागज थे। कागजों में कुछ ऐसा लिखा था कि जिसे प्रकट करना नॉर्मन और हार्डी ने उचित नहीं समझा। अतः शेष यात्रियों को उन्होंने बहका दिया। वे सीधे CIA की चीफ जॉन रिवर से मिले। खून से लिखे कागजात उन्होंने रिवर के हवाले कर दिए। उन कागजातों विशेष रूप में से उनमें दर्ज जानकारी को गुप्त रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने एडी चोटी का जोर लगाया। इस मकसद से
कि बात खुल न जाए, रिवर ने नॉर्मन और हार्डी को गोली मार दी, किंतु बात गुप्त न रह सकी। भले ही रिवर या अमेरिकी सरकार के चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई यह नहीं जानता था कि उन कागजों में क्या लिखा है, मगर विभिन्न देशों के जासूस यह जान चुके थे कि वे कागज अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। रूस, चीन, ब्रिटेन और भारत आदि मुल्कों के जासूस कागजातों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो उठे। यह जानकारी अमेरिका से भी छुपी न रही थी। न्यूयॉर्क में विभिन्न देशों के जासूसों के टकराव का वातावरण तैयार हो गया। अमेरिका ने परिस्थितियों से समझौता कर लेने की योजना बनाई। फैसला किया गया कि वे अपने मित्र देशों को उन कागजों की फोटोस्टेट कॉपियां देगा, परंतु हालातों ने मोड़ कुछ यूं लिया कि कागजात रूसी और भारतीय एजेंटों को भी हाथ लग गए। सारी दुनिया में एजेंट स्क्वायर के नाम में मशहूर भारतीय सीक्रेट सर्विस के युवा जांबाज जासूस विकास ने तो ऐसा किया कि कागजातों के वास्तविक प्रतिलिपियों तक ही पहुंच गया। वो कागजात अमेरिकी जासूस 999 के कब्जे से निकालकर विकास ने भारत पहुंचा दिए। राजनगर पहुंचते ही विकास विजय के पास पहुंचा। कागज पढ़े तो पता यह लगा कि वह कागज अब्दुल खान नामक एक वैज्ञानिक ने लिखे थे। अब्दुल खान एक ऐसे दल का भारतीय सदस्य था जिसे समूचे संसार में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में समुद्री यात्रा पर रवाना किया था। कागजातों के मुताबिक सन 73 के दौर में सारा संसार ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक किस्म के तेल की कमी से ग्रस्त था। सभी राष्ट्र चिंतित थे, अतः 21 देशों ने मिलकर वैज्ञानिकों को एक दल को समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में भेजा था। दल में प्रत्येक देश की तरफ से एक वैज्ञानिक था। उन्हीं में से एक था अब्दुल खान, और खान ने अपने जूते के फीते को कलम और खून के स्याही बनाकर इस कागजों में उस दल की दुखद एवं दुस्साहस से भरी कहानी के साथ साथ यह भी लिखा था कि वे जिंगारा नामक ऐसे टापू पर पहुंच गए हैं जहां तेल के कुएं हैं, जहां तेल ही तेल है। साथ ही बर्फ से ढके इस टापू पर यूरेनियम की खानी भी है। खान ने लिखा था कि जिंगारा पर इतना तेल है कि सारे संसार के लिए 5000 साल तक के लिए काफी होगा। खान ने यह भी लिखा था कि जिंगारा किसी भी राष्ट्र विशेष की सरहद में नहीं है। उन्होंने कागजातों में खान का बनाया हुआ जिंगारा तक पहुंचते हेतु एक नक्शा भी था। जिस समय विजय तथा विकास खान द्वारा लिखे कागजों का अध्ययन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वाशिंगटन रेडियो ने अपने समाचारों में यह घोषणा कर दी थी कि जिंगारा केवल अमेरिका का है, शेष दुनिया का जिंगारा पर कोई हक नहीं है। क्योंकि समुद्र में तैरती बोतल अमेरिकी जहाज को मिली थी। अमेरिका की ऐसी घोषणा सुनकर विकास नाम का एक लड़का पागल सा हो गया। विजय ने बड़ी कठिनाई से उसे समझाया। अभी वह उसे समझा ही रहा था कि मॉस्को रेडियो ने स्पेशल बुलेटिन प्रसारित करके जिंगारा पर अपना दावा ठोक दिया। उसका कहना था कि बोतल को प्राप्त करने में रूस ने अपना आंद्रे नामक एक महान तैराक खोया है। फिर क्या था? हालातों ने करवट कुछ यूं ली कि विश्व का लगभग प्रत्येक देश जिंगारा पर केवल अपने ही अधिकार का दावा करने लगा। विश्व शांति बड़ी तेजी से भंग होती हुई जा रही थी। विश्व युद्ध के कंगार की तरफ सरकने लगा था। ऐसे समय में भारतीय रेडियो ने विश्व में शांति रखने की अपील की। यह कहा कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं है। जिंगारा पर सभी देशों का बराबर हक है, अतः सभी को अपने अपने दावे वापस लेने चाहिए। भारत ने दावे वापस लेने के क्रम की शुरुआत करने की अपील अमेरिका से ही की, क्योंकि दावा करने वालों में उसका नंबर सबसे पहला था। न्यूयॉर्क में एक छोटा सा परिवार रहता था। भले ही इस परिवार में केवल 3 सदस्य थे, परंतु अमेरिका के लिए यह परिवार गौरव का कारण था, क्योंकि इस परिवार के मुखिया को जासूसों का देवता कहा जाता था। वहीं जिसका नाम जैकी था। जैकी को जासूसों का देवता इसलिए कहा जाता था क्योंकि सारी दुनिया में ऐसे अनेक जासूस थे जिन्हें क्राइम रिपोर्टर जैकी ने जासूसी सिखाई थी। यहाँ तक कि भारतीय हीरा विजय भी उसका शिष्य था। यही कारण था कि विकास जैकी को दादा गुरु कहता था। जैकी का एक लड़का था हैरी विकास का हम उम्र था, दोस्त था और किसी भी फन में विकास से कम नहीं था। यह अमेरिकी
सीक्रेट सर्विस का जासूस था। इसी सीक्रेट सर्विस की चीफ थी जैकी की पत्नी और हैरी की माँ यानी जूलिया। उसका चेहरा हमेशा नकाब के पीछे छुपा रहता था। जैकी या हैरी में से कोई भी नहीं जानता था कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की चीफ जूलिया है। चीफ के रूप में भले ही जूलिया चाहे जितनी कठोर और सिद्धांतों को प्राथमिकता देने वाली हो, किंतु एक माँ के रूप में उसके दिल में जो कुछ हैरी के लिए था वह विकास के लिए भी था। भारतीय रेडियो ने जो कुछ कहा वह अमेरिका को अपना अपमान लगा। वाशिंगटन रेडियो ने साफ कह दिया कि वे भारतीय अपील को महत्व नहीं देते। यह भी कहा कि व्यर्थ ही भारत सारे संसार का चौधरी बनने की कोशिश न करे। जिंगारा हमारा है, केवल अमेरिका का। ऐसा सुनते ही 7 फुट लंबे बेहद गोरे और खूबसूरत एजेंट स्क्वायर को जिस्म में दौड़ने वाला खून उबल पड़ा। गुस्से को अधिकता के कारण पागल सा लगने लगा। वह उसका कहना था कि इस बार भारतीय रेडियो भी गांधी की नहीं सुभाष की आवाज में गरजेगा। विजय ने उसका विरोध किया, परंतु विकास पर जब जुनून सवार होता था तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। वह पागल विजय नामक अपने महान गुरु से ही नहीं बल्कि सारे भारत से टकरा गया। मोंटो को हाथ लिए उसने रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया और फिर उस रेडियो के माध्यम से विकास ने अमेरिका को ललकार दिया। कहा दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी घोषणा वापस नहीं ली तो वह खूनी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उसके ऐसा करने से सारे राजनगर की पुलिस उसकी दुश्मन हो गई। भारत में तो जो हो रहा था वह हो रही था, मगर अमेरिका में वहाँ जहाँ विकास को शैतान के नाम से जाना जाता था, खलबली मच गई। आतंकित सी अवस्था में सारा अमेरिका सजग हो गया। स्वयं राष्ट्रपति ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में तीनों सेनाओं के जनरल, CIA, माफिया और सीक्रेट सर्विस के चीफ जैसे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया था। विषय एक ही था, यह कि विकास नामक उस भारतीय लड़के का क्या किया जाए जो अमेरिका के लिए चुनौती बन गया है। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि विकास का कत्ल अगर कोई अमेरिकन कर सकता है तो उसका नाम है जैकी है, मगर इसमें सभी को शक था कि जैकी विकास का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह शक इस कारणवश था क्योंकि जैकी विकास को हैरी से भी कहीं ज्यादा प्यार करता था। जैकी को इस काम के लिए तैयार कर लेना एक कठिन काम था, अतः उसे तैयार करने की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के चीफ पर छोड़ी गई। सीक्रेट सर्विस के चीफ के रूप में जूलिया जैकी से उसकी कोठी पर मिली। यहाँ ऐसा हुआ कि जैकी उसे पहचान गया। जैकी पर यह रहस्य खुल गया कि सीक्रेट सर्विस के चीफ उसकी पत्नी है। फिर सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में बैठकर वे पति पत्नी विकास को कत्ल कर देने की योजना बनाते रहे। साथ ही यह सोचकर तड़पते भी रहे कि वे अपने ही बेटे की हत्या करने जा रहे हैं। जैकी ने अपनी तुलना महाभारत के पात्र द्रोणाचार्य से की, उससे जिसने न चाहते हुए भी केवल इसलिए क्योंकि वे दुर्योधन का नमक खाते थे, अभिमन्यु को मारते हुए चक्रव्यूह की रचना की थी। विकास का कत्ल करने के लिए जैकी ने भी एक चक्रव्यूह की रचना की और उस चक्रव्यूह का पहला चक्र यह था कि जैकी की सलाह पर अमेरिका ने जिंगारा पर से अपना दावा वापस लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस की मीटिंग कॉल की। यह बात पूरी तरह हैरी से छुपाई गई थी कि विकास की हत्या का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। अतः नॉट 9 नामक बेड़े को जिंगारा की तरफ रवाना किया गया। बेड़े का नेतृत्व अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की नाक कहा जाने वाला जासूस माइक स्पेलन कर रहा था। माइक का पीछा करती हुई विभा नामक एक भारतीय जासूस नॉट 9 तक पहुंच गई। ट्रांसमीटर पर उसने ब्लैक बॉय को नॉट 9 से संबंधित सारी रिपोर्ट भेजी। ब्लैक बॉय ने जब विभा की रिपोर्ट विजय को दी और साथ ही यह भी बताया कि विभा मन ही मन विकास से बहुत प्यार करती है, तो तय यह किया गया कि विकास टोक्यो में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस की मीटिंग अटेंड करेगा और विजय जिंगारा की तरफ बढ़ने वाले नॉट 9 को रोकेगा। विजय मछली के आकार की एक पनडुब्बी के जरिए नॉट 9 के समीप पहुंचा। पनडुब्बी का संचालन सिंघानिया नामक एक ऐसा फौजी कर रहा था
जिसकी किरण नामक नई नवेली दुल्हन सुहाग सेज पर बैठी उससे उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, मगर सिंघानिया इस मिशन में शहीद हो गया। विजय जब नॉट 9 पर पहुंचा तो माइक ने विभा के साथ उसे भी कैद कर दिया। टोक्यो के अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस भी मीटिंग हेतु संसार भर के जासूस पहुंच चुके थे। भारत से तो विकास था ही, अमेरिका ने मीटिंग में हैरी को भेजा था, रूस से बागारोफ और साथ ही चीन से सांगटो, ब्रिटेन से जेम्स ब्रांड, जापान से अंडरवुड, बांग्लादेश से रहमान, रोमानिया से रोसोवान, पोलैंड से पुत्सेनको, जर्मन से रेनी, स्वीडन से ओक, ऑस्ट्रेलिया से सबोलिस्टन, हंगरी से किरोव, फ्रांस से कैरेन, डेनमार्क से हल्सनवेग, लेबनान से स्मीडस, स्पेन से ईयरलिस, चोकोलाविया से इंग्रिड, यूनान से निकोलाई और पाकिस्तान से 2 जासूस आए थे, नुसरत और तुगलक। मीटिंग शुरू हुई। विषय था चिंगारा पर मौजूद संपदा का बंटवारा। बहस चली। हैरी और विकास के विचारों का सीधा टकराव हो गया और यह टकराव इतनी अधिक तनावपूर्ण स्थिति तक पहुंचा गया कि मीटिंग स्थगित कर देनी पड़ी। उधर माइक ने ट्रांसमीटर पर ब्लैक बॉय से संबंध स्थापित करके विजय की आवाज में बातें की, यानी ब्लैक बॉय को यह पता लगा कि विजय और विभा नॉट 9 पर कैद है। उधर टोक्यो में विकास उलझा हुआ था, इधर ब्लैक बॉय परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम यानी अल्फासे स्वयं गुप्त भवन में आकर उससे मिला। अल्फासो ने उसे बताया कि यह सब चक्कर जैकी द्वारा फैलाया गया है। उसने यह भी बताया कि जैकी एक ऐसा आधुनिक चक्रव्यूह रचने की विधा जानता है जिसे केवल विजय ही तोड़ सकता है, क्योंकि उसे तोड़ने की विधि जैकी ने उस वक्त केवल विजय को ही सिखाई थी, जबकि विजय उसके जासूसी की ट्रेनिंग ले रहा था। अल्फासो ने यह भी बताया कि विजय इस वक्त जैकी द्वारा निर्मित उसी चक्रव्यूह के अंदर कैद है। अल्फासो ने स्पष्ट कहा कि विजय को उस कैद से केवल ऐसा ही कोई व्यक्ति निकाल सकता है जो कि उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता हो, और विधि केवल वह जानता होगा जिससे विजय ने इस बारे में कभी कुछ बताया होगा। उस आदमी की तलाश शुरू हो गई जिसे विजय ने कभी चक्रव्यूह के बारे में कुछ बताया हो। ब्लैक बॉय ने ट्रांसमीटर पर विकास से भी बातें की। उसे टोक्यो से तुरंत भारत बुलाया। विकास को यह नहीं बताया गया था कि उसे तुरंत भारत क्यों बुलाया गया है। बिना किसी को कुछ बताए विकास भारत पहुंच गया। जिस वक्त वह गुप्त भवन में पहुंचा उस वक्त ब्लैक बॉय आशा, अशरफ, विक्रम, नाहर और परवेज आदि से बातें कर रहा था। बातें क्या कर रहा था, बल्कि शायद यह लिखना ज्यादा उचित होगा कि सीक्रेट सर्विस के इन एजेंटों के दिमागों पर यह सोचने के लिए दबाव डाल रहा था कि वे उस क्षण की याद करें जबकि विजय ने उनमें से किसी से भी चक्रव्यूह का जिक्र किया हो। वह एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि 7 फुटा लड़का ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। अभी वो आपस में कोई महत्वपूर्ण बातें कर भी नहीं पाए थे कि ऑफिस में एक बार पुनः अल्फासो पहुंच गया। सारी स्थिति विकास को समझाई गई और उससे पूछा गया कि क्या विजय ने उससे कभी किसी चक्रव्यूह के बारे में बात की थी। तो विकास ने कहा कि जब वह 4 साल का था तो बीमार पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि विकास सोना नहीं चाहिए। विकास को जगाए रखने के लिए विजय ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। वह किस्सा चक्रव्यूह से ही संबंधित था। विकास ने बताया कि उसे यह किस्सा पूरी तरह उससे याद तो नहीं है, मगर मस्तिष्क में धुंधली सी यादें हैं। बस अल्फासो ने कहा कि इतना काफी है, आगे वह भुगत लेगा। भारत से चक्रव्यूह को तोड़ने और उससे फंसे विजय को निकालने के लिए विकास और अल्फासे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। सुरक्षा हेतु ब्लैक बॉय ने आशा को भी उसके साथ कर दिया था। उधर टोक्यो में विकास को अचानक ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के कारण खलबली मची हुई थी, और इधर विकास, अल्फासो और आशा न्यूयॉर्क स्थित जैकी को कोठी पर पहुंच गए। यहाँ जो कुछ हुआ वह कैसे हुआ, अगर यह लिखा जाए तो बात विस्तार की है, जबकि संक्षेप में केवल यही लिखने के लिए बाध्य है कि वह अल्फासे जो भारत से विकास को यहाँ तक लाया था, दरअसल अल्फासो नहीं बल्कि उसके मेकअप में
जैकी था। जूलिया ने यह जैकी बनकर अल्फांसो बने जैकी की मदद की और उसी कमरे में शुरू होने वाले चक्रव्यूह में विकास को फंसा दिया। उसी कमरे में रखी एक सेफ के पीछे खड़े अल्फांसो ने यह सब कुछ देखा था, किंतु वह बहुत ज्यादा देर तक जैकी के नजरों से छुपा नहीं रह सका। अंत यह कि जैकी ने अल्फांसो और आशा को भी कैद कर लिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हालात बड़ी तेजी से बदलते चले गए। जैकी के हाथों अल्फांसो ने अपने जीवन की पहली शिक्षा खाई थी। शिक्षा भी ऐसी कि उसकी आंखों के सामने विकास नामक वह लड़का जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था चक्रव्यूह में फंस गया और वह कुछ भी न कर सका। इस करारी शिकस्त के कारण अल्फांसो बुरी तरह तिलमिला रहा था। इसी तिलमिलाहट के कारण बड़े ही अटपटे तरीके से वह आशा के साथ जैकी के चुंगल से भाग निकला। उधर विकास को जब होश आया तो स्वयं को उसने शीशे के एक विचित्र और चमत्कारिक कमरे में पाया। यही उसने वह कमरा चक्रव्यूह का पहला दरवाजा है। यहाँ से जैकी और विकास के बीच एक धर्मयुद्ध शुरू होता है। जैकी ने इस चक्रव्यूह में विकास को मार डालने से सैकड़ों प्रबंध कर रखे हैं। जैकी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह उस पर कोई नया आक्रमण नहीं करेगा। जो प्रबंध पहले से किए जा चुके हैं उन्हें क्रॉस करके चक्रव्यूह को तोड़ डालने की सूरत में विकास को जैकी विजेता की उपाधि मिलनी थी और असफलता की सूरत में मौत। विकास अपनी धुंधली सी यादों को सहारे चक्रव्यूह में आगे बढ़ गया। एक हाल यह नहीं कहा जा सकता कि वह हाल कहा था, परंतु उसमें जो दृश्य मौजूद था उससे जाहिर था कि चक्रव्यूह में फंसे विकास पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। हाल में अनेक वैज्ञानिक उपकरण, टीवी स्क्रीनें और स्विच मौजूद थे। विकास पर नजर रखने के लिए बहुत से आदमी मौजूद थे। वहाँ उन्हीं में रिवर और जूलिया भी थे। जब जैकी वहाँ पहुँचा तो उसने एक स्क्रीन पर देखा कि विकास व्यूह का दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ चुका था। जॉन, रिवर और वार्सिया को जैकी की नियत पर शक था। उन्हें लगा रहा था कि जैकी दिल से विकास को मारने नहीं चाहता है, अतः वह गुप्त रूप से जैकी पर नजर रखे हुए थे। अल्फांसो आशा के साथ अपने अंगारा नामक एक शिष्य के पास पहुंचा। अंगारा न्यूयॉर्क में एक ऐसे मुजरिम का नाम था जिसका काम सारे अमेरिकी की पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाना था। सारी घटना अंगारा को बताकर अल्फांसो ने उसकी मदद से जैकी की कोठी को आग की लपटों के हवाले कर दिया। इस दृश्य को स्क्रीन पर जैकी देख रहा था। परिणाम यह कि अल्फांसो, आशा और अंगारा उस जगह कूद पड़े जहां अल्फांसो ने विकास को अंतिम बार गुम होते देखा था, किंतु वे शीशे के कमरे तक नहीं पहुंचे बल्कि स्टील की बनी एक बड़ी ही विशाल टंकी में फंस गए। ऐसी टंकी में जिसमें बड़ी तेजी से पानी भरता चला जा रहा था। टंकी में फंसे हुए तीनों जैकी की आवाज सुन सकते थे। विकास एक बड़ी ही अजीब सी कोठरी में फंसा था। ऐसी कोठरी में जिसका दरवाजा खुला होने के बावजूद भी विकास कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता था। इधर यह सब कुछ हो रहा था जबकि उधर चीन के तोहिया नामक नगर पर अचानक ही चमकदार हरे रंग के बादल छा गए और फिर वहां हैरत अंगेज पेट्रोल की वर्षा हुई। बारिश में पानी नहीं, पेट्रोल बरस रहा था। जब सारा तोहिया पेट्रोल में डूब गया तो शहर पर आग का एक गोला गिरा। कुछ ही देर बाद सारा तोहिया आग की लपटों में घिरा हाहाकार रहा था। बस यहाँ तक का कथानक आपने एक और अभिमन्यु में पढ़ा। अगर ना पढ़ा तो इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए मनोज पब्लिकेशन से प्रकाशित वेद प्रकाश शर्मा का एक और अभिमन्यु पढ़े और उससे आगे का कथानक मौजूद है। इस उपन्यास यानी सारे जहां से ऊंचा में पढ़कर अपनी राय जरूर लिखे। पेश है सारा जहां से ऊंचा। अकेले चीन को नहीं बल्कि तोहिया पर होने वाली पेट्रोल की वर्षा ने सारे संसार को चौंका दिया था। समूचा विश्व चकित, चमत्कृत और आतंकित सा रह गया था। पेट्रोल की वर्षा न कभी किसी ने सुनी न देखी, मगर तोहिया पर पेट्रोल की वर्षा हुई है यह समाचार पेट्रोल के कलेजों पर दौड़ने वाली आग की समान हो ही तोहिया शहर के चारों तरफ दौड़ा और संपूर्ण विश्व में फैला गया। दुनिया के बच्चे बच्चे ने इस समाचार को सुन लिया था और अब प्रत्येक की जुबान पर केवल तोहिया का ही जिक्र था।
आस्तिक लोगों का कहना था तोहिया में प्रकृति ने प्रलय की पूर्व सूचना दी है। वैज्ञानिकों का कहना था यह किसी खतरनाक किस्म के वैज्ञानिकों के दिमाग का कमाल है। साधारण लोगों का कहना था कमाल है, दुनिया में स्कूटर, कार आदि चलाने के लिए तो पेट्रोल है नहीं, और तोहिया पर पेट्रोल की वर्षा हुई। जितने मुंह उतनी ही बातें थी। तोहिया में दुनिया के कोने कोने से वैज्ञानिक पहुंच गए। तोहिया नामक शहर अब केवल राख के एक बहुत बड़े ढेर में परिवर्तित होकर रह गया था। संसार भर के वैज्ञानिक उस राख का निरीक्षण कर रहे थे। चीनी शहर तोहिया की चर्चा सारी दुनिया की जुबान पर थी। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके जहन में इस वक्त सिंघी और प्रिंसेस जैक्सन के नाम उभर आए थे। उनका कहना था कि हमेशा से विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले इन दो महान मुजरिमों में यह काम किसी भी एक का हो सकता है, जबकि हकीकत यह है कि सारी दुनिया के साथ साथ तोहिया पर होने वाली पेट्रोल की इस वर्षा ने सिंघी और जैक्सन को भी चकित कर दिया था। स्वयं को अदृश्य करके सिंघी तोहिया गया, राख के उस विशाल ढेर का निरीक्षण किया। वहां से थोड़ी सी राख सिंघी ले भी आया था। बात उस समय की है जबकि वह लेबोरेटरी में उस राख को टेस्ट कर रहा था। सिंघी के पतले दुबले जिस्म पर इस वक्त वैज्ञानिकों वालों ही लंबा सफेद चोगा था। हाथों में रबर की दस्तानों, हल्दी के समान पीले और हड्डियों युक्त चेहरे वाले सिंघी को गड्ढे में धसी छोटी छोटी किंतु गजब की चमकीली आंखें उस परखवाली पर जमी हुई थी, जिसमें राख और चंद केमिकल्स आपस में उबलते हुए से प्रतीत हो रहे थे। सिंघी की झुकी हुई लंबी लंबी मूछें बार बार फड़फड़ा रही थी। आंखों पर चश्मा लगाए एक अन्य युवा वैज्ञानिक को सिंघी की बगल में खड़ा था। उसकी आंखें भी एकटक उस परख नली पर ही स्थिर थी। परख नली के अंदर उबलने वाले केमिकल्स ने जब उबलना बंद कर दिया तो लेबोरेटरी में सिंघी की करकश आवाज गूंजी। बाटले जी, उसकी बगल में खड़े युवा वैज्ञानिक ने कहा, कुछ समझे? जी हाँ। क्या? यह कि तोहिया पर जो पेट्रोल बरसा हुआ साफ हुआ पेट्रोल नहीं था, फिल्टर आदि में से नहीं गुजरा गया था। उसे खान से निकाल कर पेट्रोल सीधा तोहिया पर बरसा है। गुड, सिंघी बोला और अभी आगे कुछ कहने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि लेबोरेटरी में मधुर संगीत की तरंगें गुजरने लगी। मुर्दे में प्राणों का संचार कर देने वाली संगीत। बाटले मदहोश होने लगा। उस पर एकाएक विचित्र सा नशा सवार होने लगा। संगीत की आवाज सनई सनई तेज हुई। सिंघी एकदम सतर्क हो गया था। बाटले को यूं लगने लगा कि जैसे उसके कानों में कोई शहद उड़ेल रहा हो। संगीत की वह लहरों बड़ी ही मधुर थी, इतनी कि बाटले अपनी होशो हवास गंवा बैठा। जबकि सिंघी बुर्राया, यह नाटकबाजी छोड़ो जैक्सन, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो प्रकट होकर बातें करो। चकित भाव से बाटले सिंघी का मुंह तकने लगा। वह नहीं समझ सका था कि यह वाक्य सिंघी ने किससे कहा है। वह बेचारा क्या जानता था कि यह संगीत जिससे सुनकर वह मदहोश हुआ जा रहा है प्रिंसेस जैक्सन के आगमन का पूर्व प्रतीक है। संगीत की लहरों का एक तेज झनाका सिंघी और बाटले के सामने नीली आग लपलपाई। फिर सुंदरता को भी लजा देने वाली एक सुंदरी प्रकट हुई। वहाँ बाटले की आंखें चुधिया गई। वह दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, जैक्सन, प्रिंसेस ऑफ मर्डरलैंड। दूध सा गोरा रंग, अजंता एलोरा की सभी प्रतिमाओं को फीका कर देने वाला जिस्म, कोमल कपोल, सुर्ख एवं पतले अधर, प्यारी आंखें, नुकीली नाक, चौड़े मस्तक पर काली बिंदिया, सिर पर मुकुट, बेशकीमती हीरो से जड़ा काली साड़ी एवं काला ब्लाउज पहन रखा था जैक्सन ने। कंठ ऐसा कि अगर एक पैक पिए तो बाहर से ही शराब का रंग चमके। हाड़ मांस की नहीं बल्कि जैसे किसी साफ शीशे की प्रतिमा थी। वह धीमे से मुस्कुराई। जैक्सन लेबोरेटरी में पुष्प वर्षा हो गई, मानो मंत्र मुग्ध सा बाटले प्रिंसेस की झील सी गहरी आंखों में डूबता चला
पूछा, यहाँ क्यों आई हो तुम? बड़ी मुश्किल से पता लगा पाई हूँ महामहिम की आप यहाँ हैं। यूँ प्रतीत हुआ जैसे कि यह आवाज़ वायलिन के तारों से निकली हो। हमने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? सोचा ये था कि शायद तोहिया पर पेट्रोल की वर्षा आपने की हो। यह कहना चाहते हो कि यह काम तुम्हारा नहीं है? सोचा ये था कि शायद आपका कारनामा हो, मगर यहाँ आकर पता लगा कि आपका नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही तोहिया की राख को टेस्ट ट्यूब में लिए बैठे हैं। बनो मत छोकरी, हम जानते हैं कि तोहिया को जलाकर खाक तुमने किया है। मैं जानती हूँ कि जब आपने नहीं किया हो तो आपका ध्यान मेरी तरफ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा ध्यान भी सीधा आप ही की तरफ गया था, इसलिए यहाँ आई। मतलब ये कि वह कारनामा तुम्हारी नहीं है? अगर होता तो यहाँ क्यों आती? सिंही ने कठोर स्वर में पूछा। फिर किसका है? यह एक अच्छा सवाल है, और जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी। साथ ही इस वक्त इस सवाल का जवाब देने में जितने असमर्थ आप हैं उतनी ही मैं भी हूँ। जो हुआ है उससे जाहिर है कि कोई तीसरी ताकत भी हमारी तरह विश्व सम्राट बनने की ख्वाब देखने लगी है। ऐसा होना हमारी शान की गुस्ताखी है, क्योंकि अगर सभी विश्व सम्राट बनने के ख्वाब संजोने लगे तो हमें क्या विशेषता रह जाएगी? लोग क्यों सिंही और जैक्सन के नामों से कापा करेंगे? सिंही ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हमारे साथ तुम अपना नाम लेकर हमारे नाम को हल्का न किया करो। लगता है कि अब एक तीसरा नाम भी आपके साथ जुड़ने वाला है। जैक्सन मुस्कुराई। ऐसे किसी भी नाम को हम दुनिया के सामने आने से पहले ही कुचल देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। क्या मतलब? हमें मिलकर उस नाम को चलना चाहिए। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। सिंही ने पूर्ण बुरा सा मुंह बनाया। वैसे तो जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं यह सोचकर आई थी कि आपके साथ उस तीसरी ताकत का पता लगाने की संभावनाओं पर आपसे विचार विमर्श करूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक नाम है जो कि ऐसा कर सकता है। यह भी कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। कौन है वो? बताने से पहले की शर्त यह है कि हम मिलकर तीसरी ताकत को विरुद्ध काम करेंगे। मंजूर है, तुम नाम बोलो। डगलस। डगलस? सिंही ने नाम दोहराया। ये कौन है? एक ऐसा समुद्र लुटेरा जो जहाजों से धन लूटने से ज्यादा वैज्ञानिकों को अपने टापू पर इकट्ठा करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। बहुत पहले विकास ने उसके पिता का कत्ल कर दिया था। डगलस के पिता की लाश आज भी उसके टापू पर एक पेड़ पर लटकी हुई है। डगलस की एक माँ है। टापू पर उसे राजमाता कहा जाता है। वह बेहद बुरी है, किंतु डगलस से कहीं ज्यादा जालिम, खतरनाक और चालाक है वो। डगलस जो भी करता है, करने से पहले राजमाता की सलाह जरूर लेता है। डगलस का एकमात्र मकसद अपने पिता के हत्यारों के खून से राजमाता की मांग भरना है। एक बार डगलस विकास से टकरा भी चुका है। उस टकराव में विकास केवल आपके शिष्य बतन के कारण बच गया, वरना तो डगलस अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका था। डगलस और राजमाता के बारे में जानने के लिए मत रोमा और लाखों है लाल तेरे पढ़े बुक स्टॉल में मांगते वक्त ध्यान रखें कि इन दिनों दोनों उपन्यास के लेखक वेद प्रकाश शर्मा हैं। क्या डगलस इतना शक्तिशाली है कि विश्व सम्राट बनने के ख्वाब देखे? सिंही ने पूछा। जी हाँ, किंतु अभी यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि तोहिया वाली घटना के पीछे डगलस नहीं है, क्योंकि यह मात्र एक संभावना है। डगलस के अतिरिक्त कोई अन्य भी हो सकता है। डगलस कहाँ रहता है? केवल इतना जानती हूँ कि किसी टापू पर रहता है। यह नहीं जानती कि इतने बड़े समुद्र में सैकड़ों टापुओं में से डगलस का टापू कौन सा है। तो फिर पता लगाओ। यह काम हम दोनों को मिलकर करना है। अगर पता लगाने के बाद यह पता लगा कि यह काम डगलस ने नहीं किया है तो ऐसे ही प्रत्येक संभावना पर ही तो विचार करना है हमें। एक क्षण चुप रहकर कुछ सोचा सिंही ने फिर बोला, अगर यह सच है कि तोहिया पर पेट्रोल की वर्षा तुमने नहीं की है तो तुम कोई चाल नहीं चल रही हो। तो उस तीसरी ताकत को, वह चाहे डगलस हो या कोई और, खत्म करने के लिए हम साथ हैं। अफसोस कि आप मुझ पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहे। तुम जैसी जहरीली नागिन पर यकीन करने वाले को बेवकूफ़ कहते हो।
धीमी और बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा जैक्सन ने। सारी दुनिया जानती है कि सारी दुनिया में महामहिम सिंह ही से बड़ा धूर्त नहीं है, फिर भी जैक्सन की बहादुरी देखिए कि वह हमेशा ही आप पर विश्वास